Sufi traditions. After that, a mosaic of religious beliefs and practices. This topic was completed. After that, उनके अंदर जितने भी सब topics थे, those were completed. After that, finally, that complete topic or heading was concluded. Final conclusion. Third topic then started, titled as poems of prayer, early traditions of bhakti, यानी कि भक्ति मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा. Then after that, the Alvars and Nayanars, मतलब उसके अंदर हमने जो है सब सेक्शन करके उन कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा. Those communities were responsible for highlighting the bhakti movement in their eras at different regions. First were the Alvars related to Vishnu, and then Nayanars related to Shiva in Tamil Nadu. Their attitude towards caste, their women devotees with instances, and their relations with the state. Then we came on to next, the Virashaiva tradition in Karnataka. उनके बारे में हमने जो भी डिटेल हो सकती थी वो डिटेल ली. देन आफ्टर दैट वी केम ऑन टू नॉर्थ इंडिया, यानी कि दैट वाज रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया. इसको हमने स्टडी किया. देन न्यू टॉपिक हमने पढ़ा, न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक, इस्लामिक ट्रेडिशंस, यानी कि भक्ति ट्रेडिशंस खत्म हुए और हम इस्लामिक ट्रेडिशंस में आ गए. इन इस्लामिक ट्रेडिशंस हमने सबसे पहले फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स स्टडी किया कि भाई इस्लामिक रूलर्स जो होते थे उनके फेथ यानी कि बिलीफ सिस्टम क्या था, अलॉन्ग विद दैट उनका अपने सब्जेक्ट्स के साथ ट्रीटमेंट क्या था. देन सेकंड टॉपिक हमने लिया था द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, तो स्टडी किया हमने. आफ्टर स्टडीइंग द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, वी स्टडीड अबाउट नेम्स फॉर कम्युनिटीज रिलेटेड टू इस्लाम इन डिफरेंट रीजन्स. देन मॉड्यूल वाज कंप्लीटेड. देन वी स्टार्टेड द सेकंड मॉड्यूल इन विच द ग्रोथ ऑफ सूफीज्म हमने स्टार्ट किया, उसको स्टडी किया. उसके अंदर हम खानकाहाज एंड सिलसिलाज में आए. उसमें हमने खानकाहाज क्या होती थी वो पढ़ा हमने, साथ में सूफीज क्या होते थे वो पढ़ा हमने. आफ्टर दैट वी स्टडीड सिलसिलाज क्या होते थे वो पढ़ा हमने. देन आफ्टर स्टडीइंग सिलसिलाज, यस्टरडे वी स्टार्टेड द टॉपिक टाइटल्ड एज द चिश्तीज इन द सबकॉन्टिनेंट. हमने चिश्तीज के बारे में बेसिक नॉलेज ली. उसके बाद हमने देखा कि चिश्तियों की जो खानकाह होती थी उसमें चिश्तियों की जिंदगी कैसे काटते थे वो लोग, उसके बारे में हमने डिटेलिंग ली. जिसमें हमने सबसे पहले ये समझा कि खानकाह चिश्तियों के हिसाब से क्या होती थी, सेंटर ऑफ सोशल लाइफ. अंडरस्टूड. देन after understanding Khankaha as the center of social life, we went on to take an example of it to understand it much better. Example was Nizamuddin's hospice, यानी कि दिल्ली में जो निजामुद्दीन जी की दरगाह है उनके बारे में. उसके अंदर हमने काफी टॉपिक्स पढ़े थे, कैसे कैसे वो बना हुआ है या किस तरह से उन दरगाहों को बनाया जाता था, किस किस के लिए क्या क्या फैसिलिटीज उनमें होती थी और किस किस तरह के लोग वहां पर जाते थे. प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर शेख, उस पर भी हमने चर्चा कर ली थी. Now next topic which we will start today as, that is चिश्ती डिवोशनलिज्म. अब चिश्तियों की खानकाह कैसी होती थी वो तो आपने पढ़ ली, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर रिलेटेड टू चिश्तीज वो आप स्टडी कर चुके हैं. नाउ कमिंग इनटू द डीपनेस, दैट इज चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कव्वाली. अब देखिए हम कहते हैं ना कि भाई जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवता हैं, उनकी आप पूजा करते हैं या उनकी आप अर्चना करते हैं या उनकी आप इबादत करते हैं, सो कॉल्ड जो भी करते हैं, तो उसके आपके अलग अलग तरीके होते हैं. तो चिश्तियों के जो फॉलोअर्स होते थे उन्होंने भी अपने चिश्तियों के लिए या अपने सो कॉल्ड जो है सरपरस्त शेखों के लिए वो भी अपना डिवोशन एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग मीडियम्स का यूज करते थे. जैसे कि आप कहोगे कैसे मीडियम्स, लाइक जियारत और कव्वाली. कव्वाली तो आपने आज भी सुनते होंगे. तो वो इन दो मीडियम्स का बहुत यूज करते थे. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू मीडियम्स, वन वाज जियारत एंड सेकंड वाज कव्वाली. जियारत और कव्वाली की मदद से वो अपने चिश्ती को डिवोशन अपनी तरफ से एक्सप्रेस करते थे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट टू द कोर ऑफ देयर हार्ट. अब आप कहेंगे क्या था सर, बताइए. पहली बात जियारत देख लेते हैं क्या होता है. शायद आपने ये वर्ड सुना भी होगा, जियारत. As explained above, is for seeking the spiritual grace of the Sufis. बरकत. देखिए जियारत एक तरीके से किसी की इबादत होती है या किसी के सामने झुक जाना होती है, किसी को अपने आप को समर्पित, कंप्लीट आपने अपने आप को पूरा डिवोट कर दिया सामने वाले को. पर्पस क्या होता है उसमें कि भाई आप अपने आप को सामने जो आपके सूफी हैं उनके सामने अपने आप को टोटल आप बलिदान कर दो, जिंदगी उनके नाम कर दो. ठीक है. क्यों?
जिससे कि आपके कैरेक्टर में निखार आए, आपका चरित्र जो है वो निखरे, आप एक प्योर और पायस इंसान बनने की ओर अग्रसर हो जाएं। यानी कि सिंपल बात है, जियारत एक ऐसा मीडियम था, ये एक ऐसा तरीका था थ्रू विच द भक्ट्स ऑफ सूफीज यूज्ड टू कंप्लीटली डिवोट देमसेल्व्स टू देयर सूफीज, जिससे कि उनके जिंदगी में बरकत आए। बरकत मतलब ग्रेस आए, वो भी स्पिरिचुअल ग्रेस आए, आत्मिक उत्थान हो उनका, यानी कि सोलफुल अपग्रेडेशन हो। फॉर लास्ट 7 सेंचुरीज, अब पिछले 7 शताब्दियों से हम देख लेते हैं। 7 शताब्दियों का मतलब हो जाता है 12th सेंचुरी के बाद से। फर्स्ट पॉइंट, फेमस दरगाह आर चिश्ती विद ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिनको गरीब नवाज बोलते हैं, एज द मोस्ट फेमस मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह। कुल मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर पिछले 7 शताब्दियों में, यानी कि 700 750 सालों का इतिहास उठाकर देखें इस्लामिक ट्रेडिशंस का, और उसमें भी चिश्ती डिवोशनलिज्म का देखें, तो आपको पता लगेगा कि चिश्ती कितनी मान्यता रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें मोस्ट फेमस दरगाह जो है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिनको दूसरे वर्ड्स में गरीब नवाज भी बुलाया जाता है। गरीब नवाज मतलब गरीबों का मसीहा, यानी कि कंफर्टर ऑफ द पुअर, इसलिए उनको गरीब नवाज बुलाया जाता है, जो गरीबों पर कृपा करते हैं। वो सबसे फेमस दरगाह है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहते हैं। अंडरस्टूड? और ये कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में स्थित है, जहां पर शायद आप लोग भी गए होंगे। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेक्सुअल रेफरेंसेस फ्रॉम 14th सेंचुरी। अब देखिए, कहने को तो हम बात कर रहे हैं कि पिछले 7 शताब्दियों में सबसे फेमस दरगाहों में ये दरगाहें रही, लेकिन अगर बुक्स के अंदर से रेफरेंसेस उठा के देखें, तो बुक्स के अंदर से रेफरेंसेस उठा के देखेंगे तो ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी की अजमेर की दरगाह है, जिसको हम गरीब नवाज की दरगाह भी बोलते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एंड रेफरेंसेस फ्रॉम द बुक 14th सेंचुरी से बताई जाती है। भाई बुक्स में तो 14वीं शताब्दी से पता चला है कि भाई गरीब नवाज जी की दरगाह अजमेर है। तब से जो है इनकी मान्यता दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही चली गई। अब आप थोड़ा इसकी डिटेल लेना चाहेंगे, देख लेते हैं। फर्स्ट, पॉपुलर ड्यू टू पायटी ऑफ द शेख एंड ग्रेटनेस ऑफ हिज सक्सेसर्स विद द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द विजिटर। सिंपल भाई, इतनी पॉपुलर ये दरगाह क्यों है, या वो 4 जो बची हुई 5 में से दरगाहें हैं वो इतनी पॉपुलर क्यों है? सिंपली एक तो इन दरगाहों से जुड़े हुए जो इनके शेख हैं, उन शेखों की पवित्रता के डंके बजे हुए हैं, यानी कि ड्यू टू द पायसनेस ऑफ द शेख एसोसिएटेड विद दोज दरगाह, जिनकी पीआर, मैं सिंपल वर्ड में बोलूंगा, पीआर बहुत अच्छा हुआ है उन शेख साहब का, जिनकी पार्टी के चर्चे बहुत ज्यादा हैं, और उनकी पार्टी के जितने ज्यादा चर्चे हैं वो उतनी ही ज्यादा पॉपुलर हो गई दरगाहें। एंड ग्रेटनेस ऑफ हिज सक्सेसर, ऑब्वियसली कोई भी कब पॉपुलर होता है, कोई भी मालिक तब पॉपुलर होगा ना जब मालिक के लिए काम करने वाले अपनी सेवा में निर्वृत्त हो जाए मालिक के। तो वही यहाँ पे है कि यहाँ पर शेख साहब की पार्टी के चर्चे क्यों? क्योंकि उनके सक्सेसर, यानी कि शेख साहब के आगे के सक्सेसर भी ग्रेट रहे, प्लस उनके फॉलोअर्स भी ग्रेट रहे, प्लस शाही लेवल पर बड़े बड़े टाइम के बड़े बड़े राजाओं ने वहां पर जाकर अपनी क्या जियारत की, यानी कि अपने आप को डिवोशनली एक्सप्रेस किया। तो देखिए, कोई भी जगह इतनी पॉपुलर कैसे हो जाती है? 600 700 ईयर्स बाद इतनी पॉपुलर अगर कोई दरगाह है तो उसके कारण यही रहे होंगे। एक तो कि जिन शेख साहब से वो दरगाह जुड़ी हुई है, उन शेख साहब की पायसनेस की वजह से। सेकंड, उन शेख साहब के बाद जो उनकी फैमिली के मेंबर्स ने उनकी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाया होगा, उनकी ग्रेटनेस की वजह से, कि वो ऐसा कर पाए, तभी तो आज तक नाम चल पा रहा है। along with the visitors, टाइम टाइम पे जो बड़े बड़े रॉयल पेट्रोनेज प्रेजेंट करने के लिए वहां पर विजिटर्स गए, लाइक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह पे अकबर भी गया है, अकबर के बाद शाहजहां भी गए हैं। तो बहुत सारे रूलर्स अपने अपने टाइम पे गए, जिसकी वजह से उस जगह की जो मान्यता है वो बढ़ती चली गई। दैट्स व्हाई अजमेर गरीब नवाज दरगाह इज द मोस्ट फेमस दरगाह ऑफ ऑल 5। Second point, was located on the trade route of Delhi and Gujarat, therefore attracted many travelers. अब देखिए, इस दरगाह के पॉपुलरिज्म का कल्चर तो हमने स्टडी कर लिया, जिसके रीजन, फर्स्ट द पायटी ऑफ द शेख, सेकंड द ग्रेटनेस ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ द शेख, along with the royal patronage of the visitors from time to time at the time of different rulers of different regions.
चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था इसकी सक्सेस होने का, वो ये भी था कि ये जो पड़ता था, अजमेर दरगाह जो पड़ती थी, ये वही वाली बात है, दिल्ली गुजरात हाईवे पर पड़ती थी, जिसको आज हम हाईवे बोलते हैं ना, जैसे दिल्ली और अहमदाबाद और मुंबई हाईवे जिसको हम बोलते हैं NH8। तो वही NH8 का भी ट्रेड रूट हुआ करता था दिल्ली और गुजरात के बीच में। और वही वाली भी बात है, दिल्ली और गुजरात के बीच में जैसे आज ही हाईवे निकलता है तो अजमेर से होके निकलता है, तो उस वक्त भी दिल्ली और गुजरात के बीच का जो ये ट्रेड रूट था वो अजमेर से होके निकलता था। तो इसीलिए दिल्ली और गुजरात के बीच में ट्रेड रूट के बिल्कुल नियर बाय आप कह सकते हैं कि सेंटर में अजमेर कहीं पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारे विजिटर्स, बहुत सारे ट्रैवलर्स ने, या बहुत सारे ट्रैवलर्स का ध्यान इस दरगाह ने अपनी तरफ खींचा। क्योंकि जो ट्रैवलर्स फर्स्ट टाइम निकलते थे अजमेर से, उनको भी पता लग जाता था कि ऐसी कोई दरगाह है जो विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर मानी जाती है, तो वो भी चले जाते थे। तो इस वजह से दिस दरगाह बिकेम पॉपुलर अमंग द ट्रैवलर्स ऑल्सो, because it was located on the trade route of Delhi and Gujarat. And the trade route of Delhi and Gujarat at that point of time was one of those routes which were heavily messy and heavily trafficated, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस पर रूट पर ट्रैफिक रहता था। अब आप कहेंगे सर दो चार का नाम तो बताइए कुछ बड़े लोगों में जिन्होंने अपने अपने टाइम पे इस दरगाह को विजिट किया। फर्स्टली विजिटेड बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51। तुगलक डायनेस्टी का राज चल रहा था भारत में, और 1324 में मोहम्मद बिन तुगलक साहब जब बैठे दिल्ली की सल्तनत की कुर्सी पर, जो कि 51 तक रहे, यानी कि 34-44 नियर बाय 27 साल राज किया उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे। तो मोहम्मद बिन तुगलक वो पहले सुल्तान थे, यानी कि पहले इस्लामिक रूलर थे, जिन्होंने इस दरगाह के बनने के बाद इस दरगाह को पहली बार विजिट किया। यानी कि दिस दरगाह और दिस हॉस्पाइस ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ गरीब नवाज ऑफ अजमेर was firstly being visited by मोहम्मद बिन तुगलक in 1324 जो 1361 के बीच में राज करके गए। सेकंड पॉइंट, अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉम फंडेड बाय सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ऑफ मालवा। अब देखिए आगे आगे प्रोसीड ऑन होता गया, तुगलक साहब गए, उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। उसके बाद एक दूसरे सुल्तान थे जो मालवा के सुल्तान थे। मालवा मतलब जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला एरिया आप आज का जो है वो हम उस टाइम कह सकते हैं, और महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया। तो उस वक्त मालवा के सुल्तान या मालवा के आप कह सकते हैं जो रूलर थे वो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी थे, खिलजी नहीं खलजी। तो वो भी वहां गए और उन्होंने उस दरगाह पर सबसे पहली बार गुंबद बनवाई, टॉम। यानी कि उस दरगाह को ढका किसने पहली बार? सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने, जिन्होंने उसके ऊपर क्या बनवाई? टॉम बनवाई। यानी कि टॉम वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम विच वाज बीइंग फंडेड बाय, जिस पर पैसा किसने लगाया? सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने। सेंचुरी कौन सी थी? 15th सेंचुरी। नाउ थर्ड पॉइंट, लेकिन अभी तक तो क्या था, फेमस होने का जो इसका ग्राफ था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, पहले आप मोहम्मद बिन तुगलक जी गए, उसके बाद गियासुद्दीन खिलजी गए, लेकिन 16वीं शताब्दी में अकबर जब यहाँ पर चला गया तो ये दरगाह फेमस हो गई, क्योंकि अकबर कोई एक बार नहीं गए थे, अकबर 14 बार, 14 टाइम्स ही विजिटेड दिस दरगाह। यानी कि एक साल के अंदर लमसम लमसम अकबर साहब 2 से 3 बार इस दरगाह पर अपनी अर्जी लगाने चले जाते थे। अब आप कहोगे सर इतनी विजिट्स अकबर ने क्यों की थी? तो छोटी छोटी बात की जो है भाई साहब क्रेडिट देने उन्हें ही चले जाते। लाइक कहीं पर कोई जंग जीत ली तो चले गए कि साहब आपकी वजह से जीती है। कहीं पर कोई कसम पूरी हो गई, कमिटमेंट पूरा हो गया, तो उसकी वजह से चले गए, साहब आपकी देन है। कहीं पर कोई बेटा हो गया, बच्चा हो गया, अपना घर के अंदर फैमिली में किसी का जन्म हो गया तो चले गए। ठीक है, और जब जब जाते थे तब तब बहुत बड़े बड़े गिफ्ट वहां पर वो ले जाते थे। और 14 विजिट्स के अंदर उन्होंने उस दरगाह को इतना अपडेट करा दिया कि आप सोच नहीं सकते। और ये सिलसिला उनका 1580 तक चला, और अकबर के टाइम पे ही सिंपल आप कह सकते हैं, अकबर के टाइम पे ही इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिटेड सिंगिंग ऑफ पिलग्रिम, साथ में अकबर जी के टाइम में रहते रहते ये दरगाह वर्ल्ड पॉपुलर हो चुकी थी। अलॉन्ग विद अकबर जी, इस दरगाह पे जाने के बाद इस दरगाह के जो सूफी कव्वाली और जियारत पेश करने वाले लोग होते थे ना, जो मतलब एक तरीके से पेस्टोरलिस्ट होते थे, यानी कि स्पिरिटेड सिंगिंग ऑफ पिलग्रिम, कि वहां पर जो लोग जाते थे और उस दरगाह में जो है रात दिन बिताते थे, या 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और वहीं पर जाकर बैठ गए, वहीं पर अपना खाना वाना सब करते थे और वहीं पर म्यूजिक बजाते थे, कव्वालियां करते थे। तो अकबर को उन
आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल सूफी सिंगर्स की गायकी बहुत पसंद थी, तो वो वहाँ वो भी करते थे, वहीं पर जाते थे, पहले गए दरगाह पे, फिर दरगाह पर ही वहीं पर प्रोग्राम सेट कर लेते थे। अब प्रोग्राम सेट करने के बाद वहीं पे गायकी का प्रोग्राम हो जाता था। लाइक इफ यू हैव सीन मूवी जोधा अकबर, तो उस मूवी में देखिएगा, जब उनकी शादी होती है तो शादी होने के बाद वो स्पिरिचुअल सिंगर्स की पूरी एक टोली, आई थिंक पूरा ग्रुप बुलाते हैं, और फिर वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाना गाते हैं और अकबर उस पर झूमते हैं। तो अकबर वॉज वेरी वेरी मच स्पिरिटेड विद द सिंगिंग ऑफ द पिलग्रिम्स। जो पिलग्रिम्स वहां दरगाह पे जाते थे, कव्वालियां करते थे, सिंगिंग करते थे, उनकी सिंगिंग को सुनने का भी बहुत शौक था अकबर को। तो इन बातों की वजह से अकबर का इतना एसोसिएशन जो था इस दरगाह से, इसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर ये दरगाह पॉपुलर हुई, एटलीस्ट इस्लामिक वर्ल्ड में। हिंदू तो खैर जाते ही थे इंडिया से, उनकी बात छोड़ो आप। नेक्स्ट पॉइंट इज अकबर कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ह्यूज कॉल्ड्रॉन। अब आप कहोगे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन अकबर का रहा? वैसे तो देखिए पूरी गुम्बद और पूरी, आप कह सकते हैं पूरी दरगाह को अपडेट कराने का काम अकबर ने किया। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या। अकबर कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ह्यूज कॉल्ड्रॉन देख फॉर कुकिंग एंड फूडिंग ऑफ द पिलग्रिम। आज भी आप दरगाह में जाते हैं, दरगाह में जाकर वहां पर जिस बर्तन में खाना पकता है ना दरगाह में जाने वाले लोगों का, जिसको हम कहते हैं देख, कुएं की तरह एक देख है, कुएं की तरह इतनी बड़ी देख है वो, देख मतलब कॉल्ड्रॉन, यानी कि जैसे आपकी कढ़ाई होती है घर में, उसी तरीके से वो बड़ी कढ़ाई मान लीजिए उसको, वो अकबर ने कॉन्ट्रीब्यूट की थी, जिसके अंदर लंगर का खाना बनता है। लंगर मतलब वहां पर जो पिलग्रिम्स जाते हैं उनके लिए जो खाना पकता है वो उसी देश में पकता है, जिससे कि वो खाना पकाया जा सके और उसके बाद बनाकर खिलाया जा सके किनको, यात्रियों को जो वहां पर विजिट करने जाते हैं एज पिलग्रिम। उसके बाद एक मॉस्क यानी कि मस्जिद भी पूरी दरगाह पे किसने बनवाई? अकबर ने बनवाई। दरगाह के अंदर जो आप मस्जिद देखते हैं जाके, वो मस्जिद अकबर की ही बनवाई हुई है। देन अकबर कंट्रीब्यूटेड अ ह्यूज कॉल्ड्रन हो गया, परफॉर्म्ड जियारत थ्रू द यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस टू। और कई बार अकबर ने अपनी तरफ से बहुत बार जियारत पेश की अपने चिश्ती को, अपने गरीब नवाज को, विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक ऑल्सो, विद द हेल्प ऑफ डांस। यानी कि अलग अलग दूर दूर दराज इलाकों से वो कव्वाली सिंगर्स बुलाते थे, दूर दराज इलाके से वो बेहतरीन सिंगर सेलेक्ट करवा करवा के बुलाते थे, और अपनी तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पेशगी करते थे। दरगाह पर ही जो है कव्वालियों का प्रोग्राम वो सेट कराते थे, या आप जियारत करते थे मतलब बैठे रहते थे और बैठकर खूब डिस्कशंस होते थे, और आई थिंक वहां पर खूब चिश्ती साहब की इबादत करते थे। नेक्स्ट कव्वाली, टू इवोक डिवाइन एक्सटेसी बाय कव्वाल। उसके अलावा वो कव्वालों को बुलाते थे। भाई पहले तो स्पिरिचुअली जो है भाई जुड़ने की कोशिश करते थे थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स, बाय प्रेजिंग हिज चिश्ती, बाय प्रेजिंग हिज शेख, बाय प्रेजिंग गरीब नवाज। तो उसके बाद कव्वाल्स को बुला के उनकी शान में कव्वालियां गाई जाती थी। किनकी शान में? मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में। तो इस तरह से ये चलन बड़ा पॉपुलर हो गया भाई। नेक्स्ट पॉइंट वाज जिक्र, रिमेम्बरिंग ऑफ गॉड थ्रू डिवाइन नेम्स बाय द सूफी। जिक्र होता है ना, किसी का जिक्र करना, जिक्र मतलब किसी को याद करना। तो जिक्र का मतलब एक जिक्र वाली जो इन्होंने अकबर साहब ने एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया था मोइनुद्दीन चिश्ती जी के लिए, उसमें क्या होता था कि भाई सूफी संत जो होते थे इस दरगाह में या जो भी फॉलोअर्स होते थे चिश्ती जी के, वो इन्होंने ऐसा चलन कर दिया अकबर जी ने कि सूफी जो होते थे वो सूफी यहाँ पर मस्जिद में बैठ के या वहां पर दरगाह पर बैठ के भगवान को अलग अलग, उनके अल्लाह उनके खुदा जिसको वो मानते थे, उनको अलग अलग नामों से वो बुलाते थे। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जैसे होता है ना रहनुमा, खुदा, रखवाला, इस तरह के बहुत सारे नाम सूफियों ने उस वक्त ऊपर वाले को दिए, जिसके अलग अलग नाम से वो याद करते थे ऊपर वाले को। एंड लास्ट समा, performance or an audition of mystical music with indigenous devotional traditions integrated with local traditions and languages to the Chishti। लास्ट में एक इवेंट होता था इनका समा, और उसके अंदर क्या होता था, एक परफॉर्मेंस होती थी, आप कह सकते हैं ऑडिशन होता था। किसका? मिस्टिकल म्यूजिक का। मिस्टिकल मतलब धर्म से जुड़े हुए संगीत का, ठीक है, जिसके अंदर डिवोशनल ट्रेडिशंस तो थे, और सभी लोगों को इनवाइट किया जाता था फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कि आप आइए और चिश्ती साहब की शान में आपके धर्म के हिसाब से जो आपको डिवोट करना है आपको कीजिए। तो वो सारे डिवोशनल ट्रेडिशंस जब कंट्रीब्यूट किए जाते थे या क्रेडिट किए जाते थे किनके के शान में, मोइनुद्दीन चिश्ती जी की शान में, तो समा बन जाता था। और उनमें वो इसलिए भी था जिससे लोकल लेवल पर ये बहुत पॉपुलर हो जाए चिश्ती। भाई दुनिया भर में तो पॉपुलर हम कर रहे हैं, लोकल ट्रेडिशन लोकल लेवल पर ये तभी पॉपुलर हो पाएगा जब हम लोकल ट्रेडिशन को मिक्स कर देंगे। तो ये समा इसी पर्पज से किया जाता था कि लोकल ट्रेडिशंस, लोकल लैंग्वेजेस, लोकल पीपल
लोकल कल्चर्स को इंक्लूड किया जा सके इनटू द पॉपुलैरिटी ऑफ चिश्ती, जिसकी वजह से सबको इनवाइट किया जाता था और सब वहां पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देते थे इन शान ऑफ चिश्ती, इन द ग्लोरी ऑफ चिश्ती, फॉर एक्सप्रेसिंग देयर डिवोशनलिज्म टुवर्ड्स चिश्ती। तो ये आप कह सकते हैं अजमेर की दरगाह की कहानी। कम ऑन टू द स्क्रीन प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट देन काइंडली आस्क मी। कम ऑन टू द स्क्रीन ऑल द स्टूडेंट्स, लक्ष्य, प्रियांशी, देवांशी,